गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। गाइस, हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कवर कर दिए थे और अब हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज देखेंगे फ्लाई ऐश को। फ्लाई ऐश क्या होता है? तो फ्लाई ऐश को समझने से पहले पता होना चाहिए कि भाई ऐश क्या होता है। तो ऐश इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल टेक्स प्लेस। ऐश मीन्स राख। जब भी कभी कोई सॉलिड मटेरियल को हम जलाते हैं, जैसे कि कोल जला लिया, वुड जला ली, तो क्या होता है? वो तो जल जाती है, बाद में क्या बचता है? राख बचती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश इज वन सच रेजिड्यू विच राइजेस विद द गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। फ्लाई ऐश भी ऐसी ही एक राख होती है जो कि गैसेस के साथ में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, अब जैसे आपने वुड जलाई, वो राख बचती है, वो कैसी? जहां पर जलाई होती है वुड, वहीं पर रह जाती है। लेकिन जो फ्लाई ऐश होती है, क्योंकि उसके नाम में ही है फ्लाई, उड़ जाती है, तो यही होता है कि फ्लाई ऐश भी ऐसी ही एक रेजिड्यू होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में चली जाती है ये गैसेस के साथ में। फ्लाई ऐश इज अ वेरी फाइन पाउडर एंड टेंड्स टू ट्रेवल फार इन द एयर। बहुत ज़्यादा ही फाइन मटेरियल होता है ये, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट फाइन सा होता है, पाउडर होता है बिल्कुल। और ये जब इतना हल्का होता है, इतना महीन पाउडर होता है, इसीलिए ये हवा के साथ में बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर जाता है। द ऐश विच डज नॉट राइज इज टर्म्ड एज बॉटम ऐश। और ऐसी ऐश जो भैया राइज नहीं कर पाई, तो फ्लाई नहीं कर पाई, तो ये क्या रह गया? बॉटम में रह गई है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया है बॉटम ऐश। नियरली 73% of India's total installed power generation capacity is thermal, of which 90% is coal-based generation with the diesel, wind, gas and steam making up the rest. क्या बोला गया है? बोला गया है कि इंडिया में जितनी भी पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जितनी भी पावर जनरेट होती है, उसमें 73% जो पावर जनरेट हो रही है वो थर्मल मीन्स से हो रही है। और थर्मल में भी 90% ऐसी जगह है जहाँ पर कोल का यूज़ होता है पावर को बनाने के लिए, और बाकी 10% बचा हुआ होता है, वहाँ पर डीजल का, विंड का, गैस का, स्टीम का यूज़ होता है। अब देखते हैं कि ये जो फ्लाई ऐश है, इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो मिलकर फ्लाई ऐश को बनाते हैं। तो गाइस, अगर हम फ्लाई ऐश के कंपोजिशन की बात करें तो मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें याद रखने ही रखने हैं, चाहे कुछ भूल जाएं पर ये नहीं भूलने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला है एल्यूमिनियम सिलिकेट। सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश में मिलता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार फिर से रिपीट करो, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें सिलिका भी होती है, एल्यूमिना भी होती है, आयरन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, कैल्शियम के भी ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम के भी ऑक्साइड होते हैं। इनफैक्ट कुछ हैवी टॉक्सिक मेटल्स भी मिलते हैं, जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट एंड कॉपर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछ लिया जाएगा कि ये जो बहुत सारे आपको सब्सटेंसेस के नाम दे रखे होंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कंपोजिशन है आपका फ्लाई ऐश का, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, और टॉक्सिक मटेरियल्स भी हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि टॉक्सिक होता है फ्लाई ऐश या फिर नहीं, देन द आंसर इज यस, इट इज टॉक्सिक। व्हाई?
क्योंकि इसमें टॉक्सिक हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर भी मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज कलेक्टेड, वही फ्लाई ऐश है, हमने देखा कि फ्लाई ऐश तो फ्लाई कर गई, एटमॉस्फेयर में मिल रही है, गैसेस के साथ में मिक्स होकर ये फ्लाई कर जाती है। तो हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे? क्या कोई ऐसा मेथड है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर सकते हैं? फ्लाई ऐश इज जनरली कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators or other particle filtration equipments before the flue gases reach the chimneys of coal-fired power plants। क्या बोला गया है? क्योंकि देखो फ्लाई ऐश कहाँ से निकलती है? ऐसे एरिया से, ऐसे पावर जनरेशन प्लांट से जहाँ पर कोल का यूज होता है। तो जब आपकी ऐसी गैसेस जो हैं जिनमें आपका ये फ्लाई ऐश मिल रहा है, वो चिमनी तक जा ही नहीं पाती हैं, उससे पहले ही हम फ्लाई ऐश को ट्रैप कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिसिपिटेटर्स एंड अदर पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स की हेल्प से। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लाई ऐश है, इसके कुछ इन्वायरमेंट पर इफेक्ट्स भी पड़ते हैं क्या? क्या ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है या फिर हमारे लिए हेल्पफुल है? चलो फिर देखते हैं कि क्या इसके इफेक्ट्स हैं। If fly ash is not captured and disposed of properly, it can pollute air and water considerably। तो क्या बोला गया है कि अगर हमने फ्लाई ऐश को ढंग से कैप्चर नहीं किया, इसको ठीक तरीके से डिस्पोज नहीं किया, तो ये ना केवल एयर बल्कि वाटर को भी पॉल्यूट कर देगी। ठीक है, अब जब एयर को पॉल्यूट करेगी तो हमने पहले ही देख रखा है कि एयर पोल्यूशन की जहाँ पर भी बात आए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो एयर को पॉल्यूट कर रही है ये, तो फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। Fly ash in the air slowly settles on leaves and crops in the fields in areas near to thermal power plants and lowers the plant yield। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो फ्लाई ऐश है इसका एग्रीकल्चर पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। तो एग्रीकल्चर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपको याद रखना है कि जो फ्लाई ऐश है ये आपकी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनमें जो क्रॉप्स है उनकी लीव्स पर ये सेटल हो जाती है और फिर जो प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है और उनका यील्ड जो है, प्रोड्यूस है, वो हमारा कम हो जाता है। अब जब इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ थी फ्लाई ऐश कि भैया हमारी प्रोड्यूस जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो उसको नुकसान पहुंच रहा था, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी, पॉल्यूशंस भी हो रहे थे, तो भाई इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं क्या? हाँ, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सीमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश अप to 35%, thus reducing the cost of construction, making roads etc। जो सीमेंट है उसको हम फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सकते हैं 35% तक। अब जब सीमेंट की जगह पर हम फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं 35% तक, तब क्या होगा, जो हमारे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, हमारी जो रोड्स बनाने की कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो ये हमारे लिए एडवांटेज की बात है ही है। दूसरी चीज़, फ्लाई ऐश की जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, वो बहुत हल्की होती हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं। तो इन ईंट का हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश जो है इससे क्या कर सकते हैं, जो रोड के किनारे आपके एम्बैंकमेंट्स बने हुए होते हैं या फिर जो आपकी सीमेंट के रोड बने हुए होते हैं उनको फिल हम कर सकते हैं फ्लाई ऐश से। ठीक है, ये भी एक यूज हो गया इसका। दूसरी चीज, जो आपके वेस्ट लैंड्स जो हैं, जो खराब होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, उनको सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए भी हम फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबंडेंट माइंस। देखो क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका चाहे कोल हो गया या फिर कोई भी मिनरल निकालनी है, कोई भी आपका चाहे गोल्ड निकालना है, कॉपर निकालना है, तो क्या होता है, हम माइनिंग करते हैं। ठीक है, माइनिंग करेंगे मतलब क्या, खुदाई कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हमने वहां पर जो भी उसका मटेरियल था वो निकाल लिया, ठीक है, मान लो कोल, ठीक है, कोल के माइन से हम ज़्यादा वाकिफ हैं, तो क्या करा, हमने कोल निकाल लिया।
वहां पर ज़्यादा जितना भी कोल था सब निकाल चुके हैं, अब उस माइन की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जितना भी कोल था हम यूज़ कर चुके, राइट। अब क्या हुआ, वहां पर जो हमने खुदाई कर रखी थी वो तो हॉलो प्लेस बन गया ना, माइनिंग की थी। अब वहां पर क्या हो गया है, बहुत गहरा सा गड्ढा जैसा हो गया है, राइट। अब क्या है, हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, वो कोलैप्स कर जाएगा और वहां का लैंडस्केप बेकार हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो वो गड्ढा बन गया है, जो माइनिंग करते हुए हमने हॉलो कर दिया है उस प्लेस को, वहां पर हम इस फ्लाई ऐश को भर दें, है ना। ये हमारी तो वेस्ट है, तो हम उसको वहां पर भर सकते हैं। इसका एक ये भी यूज है। नेक्स्ट इज fly ash can increase the crop yield and it also enhances water holding capacity of the land। ये देखो, अभी हमने बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा था कि जो फ्लाई ऐश है ये अगर क्रॉप की लीव्स पर सेटल हो जाती है तो ईल्ड हमारी कम हो जाती है। लेकिन अगर यही फ्लाई ऐश को क्रॉप की लीव्स की जगह पर सॉइल में हम ऐड कर देते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह ये काम करता है और लैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी मेजर्स विच आर टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब जो ये फ्लाई ऐश है इसको लेकर हमारी सरकार ने भी कई सारे मेजर्स लिए हैं। 2009 में एक नोटिफिकेशन आया था, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का। उसने क्या करा, उस नोटिफिकेशन में बोला गया कि जो फ्लाई ऐश है या फिर इससे बने हुए कोई प्रोडक्ट जैसे कि ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, तो फ्लाई ऐश का ज़रूरी ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पर? सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, रोड के किनारे या फिर जो आपके लैंड फिलिंग वर्क्स हैं वहां पर। लेकिन क्या हर जगह? नहीं। कहाँ पर होगा ये काम? ये होगा आपके थर्मल पावर स्टेशन के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर। ठीक है, समझो क्या कह रहे हैं। कोई एक प्लेस है, ठीक है, वहां पर क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है जहां पर पावर जनरेशन का काम हो रहा है कोल का यूज करके। ठीक, अब वहां के उस एरिया के जहां पर पावर स्टेशन है आपकी, उसके 100 किलोमीटर के आसपास जो भी एरिया है वहां पर, चाहे आप रोड बना रहे हो, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम और हो रहा हो, या फिर कोई भी लैंड फिलिंग का काम हो रहा हो, उन सारी काम में फ्लाई ऐश का यूज किया जाएगा। ये मैंडेटरी कर दिया 2009 से एक नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। ठीक है, to use fly ash in mine filling activities within 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। अब पहली चीज तो हमने 100 किलोमीटर वाली समझ ली। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, कोई भी थर्मल पावर स्टेशन है उसके आसपास 50 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी माइन है तो उसको फिल करेंगे किससे? हम फ्लाई ऐश से। सो गाइस, यही जो कुछ हमने पढ़ा है दैट्स ऑल अबाउट द फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का जो टॉपिक है हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा, हम उसको जरूर टैकल कर पाएंगे। आई होप आप सभी को फ्लाई ऐश का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है देन यू हैव टू डू व्हाट, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस तुरंत की तुरंत मिलें सारे वीडियोस के और आप उसको पढ़कर और ज़्यादा स्मार्ट हो सकें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।